आज कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद न्यू चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी डाटा कलेक्ट करने के बाद अपन डेटा का वर्गीकरण करेंगे यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो डेटा कलेक्ट करने के बाद अपन को एनालिसिस और निष्कर्ष निकालने के लिए उन डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि व्यवस्थित ढंग से सरल और अच्छा समझने के लिए और जो निष्कर्ष निकालने के लिए उन डेटा को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जो डेटा प्राप्त होंगे उनको वर्गीकरण करेंगे तो जो निष्कर्ष निकालेंगे वो आराम से निकाल सकते हैं और बाकी का जो काम है डाटा कलेक्ट करने के बाद वो आसानी से हो जाता है। जो अपन एक सारणी दी हुई है, जो डेटा है वो वर्ष दिए हुए हैं और वर्षों की आयु दे रखी है, इस दर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है करोड़ों में। यानी 10 वर्ष से कितने व्यक्ति हैं 6.5 करोड़ और 10 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम ये कंटिन्यूस श्रेणी है, ये 8 करोड़। 20 से 30 की एज वाले कितने 10 करोड़ और अधिकतम 60 वर्ष से आयु वाले 5। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 68.8 करोड़। तो ये सारणी 68.8 करोड़ व्यक्तियों की दी गई है जो 7 सीरीज़ में दी हुई है। इस सारणी द्वारा बहुत ही सुगमता से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन यानी सारणी में जो समांक जो डेटा है इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, इनको आराम से समझा जा सकता है कि इसमें अपन को पूरी एक नोट लिखने में और सारणी से अपन को पता लग रहा है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 68 करोड़ है, 68.8 करोड़, जिसमें 10 वर्ष से अधिक के 6.5 करोड़ है। उसके बाद 10 से 20 तक 8 करोड़ है। ऐसे करके टोटल, तो इसे आराम से अपन को समझ में आ सकता है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि समांकों का संकलन यानी कलेक्ट करने के बाद उनको एडिटिंग करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि समान गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो वर्गीकरण की क्रिया बहुत ही डाकघर में पत्थर छांटने की क्रिया के समान है। यानी कि जो डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो जिस डेटा जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी में रखा जाता है। डाकघर में एकत्रित पत्रों को भौगोलिक आधार पर गंतव्य स्थानों पर पिन कोडों जैसे पहुंचाया जाता है ना। जैसे डाक आती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में आती हैं तो अलग अलग एरिया में अलग अलग पिन की तरह उनको पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण भी डेटा का वही एक तरह से छँटनी की प्रक्रिया है और उनको अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। उसी यानी कि सेम प्रकार जैसे पोस्ट ऑफिस में डाक का विभाजन होता है, वैसे क्लासिफिकेशन डेटा का वर्गीकरण होता है। इनके क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सांख्यिकी सामग्री को सरल और संक्षिप्त बनाना। जो डेटा अपने पास कलेक्ट हुए हैं अनुसंधान से संबंधित, उनका मुख्य उद्देश्य जटिल हैं, बहुत बड़े डाटा हैं, उनको शॉर्ट में लिखना और सरल बनाना होता है, जिससे लाखों करोड़ों समांकों को कुछ क्षणों में व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अपन ने लास्ट एग्जाम्पल देखा था। समानता असमानता को स्पष्ट करता है। वर्गीकरण समानता असमानता को भी स्पष्ट करता है। जैसे अपन ने पुरुष और स्त्री की संख्या देख ली तो उसमें कितने पुरुष विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, ये भी अपन इसमें क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तुलना में सहायक वर्गीकरण से दो डेटा से अपन तुलना कंपैरिजन कर सकते हैं। सारणी का आधार प्रस्तुत करना। जो क्लासिफिकेशन होगा तो अगर अच्छा क्लासिफिकेशन होगा तो टेबल में उससे से अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो अपन फ्यूचर में जो एनालिसिस निकालेंगे वो भी अच्छे से निकाल सकते हैं। इसके
क्या क्या मेथड हैं क्लासिफिकेशन की, डेटा को किस प्रकार से अपन कितने मेथड से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उनको बांटा जा सकता है। भौगोलिक यानी जगह के अनुसार, समय के अनुसार, गुण के अनुसार और संख्या के अनुसार। यानी जो डेटा होते हैं वो एरिया के अनुसार जोग्राफिकल हो गया, क्रोनोलॉजिकल हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। यानी जगह के आधार पर, समय के आधार पर, गुण के आधार पर और संख्या के आधार पर डेटा को अपन अलग अलग भागों में वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फर्स्ट है जोग्राफिकल यानी भौगोलिक वर्गीकरण। यानी कि 80 और 19 में खाद्यान्न का उत्पादन दे रखा है, तो अपन ऐसे सारणी में जैसे स्टेट के नाम आ गए और उत्पादन कितना हुआ, तो इसको किसके आधार पे बांटा, एरिया जगह के आधार पे यानी राज्यों के आधार पे बांट दिया उत्पादन को। हिमाचल प्रदेश में 1410.9 टन करोड़ का उत्पादन हुआ। ये किसका उत्पादन थे, खाद्यान्न उत्पादन, जो भारत में इस प्रकार आ। कर्नाटक में, एमपी में और पंजाब और तमिलनाडु में अलग अलग। तो इसको जोग्राफिकल यानी जगह के आधार पर डेटा को बांटा जा सकता है। सेकेंड है टाइम के आधार पर। जब समय को टाइम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, यानी डेटा को टाइम के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो ईयर दे रखे हैं और जनसंख्या दे रखी है। 1921 में जनसंख्या 24.80 करोड़ थी। 31 यानी 10 साल बाद 27.60 हो गई। 41 में 31.30 हो गई। 51 में 35.70 हो गई। 61 में 43.80 हो गई। 71 में 54.90 हो गई। 81 में 68 हो गई और 91 में 83.44 हो गई। तो जो डेटा है वो टाइम के आधार पर डिवाइड हुआ है। फर्स्ट में उसको जोग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया हुआ है। तीसरा है गुण के आधार पर। जो डेटा होते हैं उनको उनके गुण और विशेषता के आधार पर भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। लिंग, आयु, व्यवसाय और साक्षरता धर्म के आधार पर डेटा को अपन बांट सकते हैं। लेकिन इनको गुणों के आधार पर बांटा तो जा सकता है, लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता, यानी इनको काउंट नहीं किया जा सकता। स्टैटिक्स में अपन ने फर्स्ट डेफिनेशन में ये देते कि संख्यात्मक रूप के माप को ही स्टैटिक्स माना गया है। हालांकि गुणों के आधार पर डिवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन इसका माप संभव नहीं होता। इसको हम केवल एक गुण और विशेषता पे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे 2 वर्ष या श्रेणियाँ बनेगी, जैसे जिसमें एक गुण या विशेषता विद्यमान होती है, दूसरी जिसमें गुण व विशेषता विद्यमान नहीं होती है। जैसे जनसंख्या को लिंगानुसार बांटा जाए तो जनसंख्या पुरुष और महिला, ठीक है। लेकिन इसको और अनेक भागों में गुणों के आधार पर बांटा जाए तो जनसंख्या को पुरुष और स्त्री, इसको भी और डिवाइड किया जा सकता है। पुरुष में शिक्षित पुरुष हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं। शिक्षित पुरुष में भी 2 तरह से बांटा जा सकता है, विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं। ऐसे अशिक्षित को विवाहित, अविवाहित। वैसे स्त्री को भी शिक्षित, अशिक्षित, और शिक्षित में विवाहित और अविवाहित अलग अलग, और अशिक्षित में भी विवाहित, और जो बहुगुणी के आधार पर, जिसको अपन टेबुलेशन जब देखेंगे उसमें देखेंगे। यानी गुणों के आधार पर डेटा को अपन बांट सकते हैं, लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता है। एक वर्गांतरों के आधार यानी संख्या के आधार पर, ये मेन टॉपिक हैं, यानी इसी के आधार पर स्टैटिक्स टिकी हुई हैं। यानी डेटा को अपन सांख्यिकी क्या बताती है, डेटा को संख्या के रूप में मापना ही सांख्यिकी है। तो जो लास्ट में थर्ड पॉइंट है संख्यात्मक वर्गीकरण, जो डेटा का संख्यात्मक वर्गीकरण होगा उसमें अपन क्वेश्चन भी निकालेंगे आगे। संख्यात्मक वर्गीकरण सामान्य वर्गांतरों यानी क्लास इंटरवल्स के अनुसार किया जाता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी समंकों को विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अंक दिए हुए हैं विद्यार्थियों के और विद्यार्थियों की संख्या दी है, तो टोटल 100 नंबर का कोई पेपर होता है, तो अपन डिवाइड इस तरह करते हैं कि 0 से लेकर 20 तक अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं। उसके बाद 20 से 40 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 12। 40 से 60 25, और 60 से 80 15, और 80 से 100 में 10 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100 है। तो अपन
वर्गीकरण के आधार पे टेबल देख के पता लगा सकते हैं कि कितने, यानी कि मीडियम रिजल्ट रहा है, यानी 40 से 60 तक नंबर लाने वाले 25 स्टूडेंट रहे हैं। अब इन जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे, इनको वेरिएबल और क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको बारंबारता के आधार पर डाटा को विभाजित किया जाता है, जिसको डिस्क्रीट श्रेणी या खंडित श्रेणी कहा जाता है, जैसे बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या। और अखंडित जो कंटिन्यूस श्रेणी हो गई, उसको अपन वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी खंडित श्रेणी कैसे रचना की जाती है, कैसे बनाई जाती हैं। जैसे एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, उसके अंक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले अपन अंक डाल देंगे, उसके बाद मिलान रेखा के द्वारा ये बारंबारता बनाई जाती है, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और आवर्ती लिख देते हैं, जैसे 10 अंक कितने स्टूडेंट के आए, तो 10 अंक एक स्टूडेंट के आए, तो टेली बार के सामने एक लाइन डाल देंगे और जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें एक डाल देंगे। 15 अंक कितने स्टूडेंट के आए, तो 3 स्टूडेंट के आए, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 25 हो गई। और 1 से 50 तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपने आप सामने आ जाएगी। कंटिन्यूस श्रेणी है, उसको कुछ भागों में अपन बांटा जा सकता है। तो उसमें जो वर्ग अंतराल होगा उसमें 2 सीमाएं होगी, जिसको अपन निम्न सीमा और उच्च सीमा बोला जाता है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जिसको अपन L1 और L2 के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा। वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल, ये L2 और L1 के अंतर, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल, जिसको I से डिफाइन करते हैं। मिड वैल्यू, जब L1 और L2 को जोड़कर 2 का भाग 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरेज निकाल देते हैं दोनों सीमाओं का, तो क्या आ जाता है, मिड वैल्यू आ जाती है। यानी मिड वैल्यू बराबर निम्न सीमा उच्च सीमा डिवाइडेड 2, यानी लोअर लिमिट यानी अपर लिमिट डिवाइडेड 2। क्लास फ्रीक्वेंसी, किसी वर्ग विशेष से संबंधित मदों की संख्या को वर्ग आवर्ती कहते हैं। अब जो कंटिन्यूस सीरीज़ हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, वो एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जो आपको वर्ग अंतराल दिए होंगे उनकी फर्स्ट वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एक वर्ग की यानी फर्स्ट वर्ग की L2 उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होगी, तो क्या होगी, एक्सक्लूसिव मेथड के नाम से जानी जाती है। यानी कि इसमें आय दे रखी है, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, इनकम। तो जो फर्स्ट वर्ग है 700 से 800 और सेकंड वर्ग है 800 से 900, तो फर्स्ट वर्ग की L2 यानी 800 और सेकंड वर्ग की L1 बराबर है 800। सेकंड वर्ग की 900 और थर्ड वर्ग की 900, तो फर्स्ट वर्ग की L2 सेकंड वर्ग की L1 अगर बराबर है तो वो एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है, यानी अपवर्जी सीरीज मानी जाएगी। इंक्लूसिव मेथड ये रीति हैं जो फर्स्ट वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 बराबर नहीं होगी, उनमें अंतर होगा, और उन अंतर को अगर अपन मिटा देंगे तो अपन इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे, और मिड वैल्यू निकाल के उसमें फर्स्ट वर्ग में लेस कर देंगे और L1 में लेस कर देंगे और L2 में ऐड कर देंगे, तो अपन वापस एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाएगी। वर्गीकरण की क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। यथासंभव वर्गों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, जो वर्ग बनाएंगे अपन वो कम होने चाहिए, जहाँ तक हो सके वर्गों की संख्या 5 या 15 के बीच होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए, अधिकतम से 15 होनी चाहिए। यदि समंक अधिक होने के कारण वर्गों की संख्या 15 यानी कि डेटा अधिक हो, तो जो डेटा अधिक हो तो जो वर्ग बनेंगे आपके
वो 15 से अधिक भी हो सकते हैं। तो अपन फिर उनका पता कैसे लगाएंगे? तो वर्गीकरण के लिए समूहों की संख्या और वर्ग विस्तार का पता लगाने के लिए प्रोफेसर स्टजर्स ने वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये n बराबर 1 + 3.22 लॉगरिथम n बराबर वर्गों की संख्या नंबर ऑफ क्लासेज होगी और मदों की संख्या नंबर हो गई। प्रथम वर्ग को निम्न सीमा जहाँ तक हो सके 0 अथवा 5 के गुणक के रूप में जो L1 मानेंगे उस वर्ग को वो या तो 0 मान लेंगे या 5 मान लेंगे, और जो I निकालेंगे यानी वर्ग अंतराल जिसको क्लास इंटरवल बोला जाता है वो LS डिवाइडेड 3.2 log n। तो अपन n और I अपन ज्ञात करेंगे तो आराम से अपन वर्ग बना सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार अवलोकन की संख्या बहुत अधिक हो जाने पर वर्गों की संख्या अधिक नहीं होती, शायद ही कभी 20 वर्ग बनाए जाए। निम्न उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। देखो स्टजर्स का जो रूल है, अब इसमें जो नंबर्स हैं वो 50 से लेकर 50,000 तक है। तो कितने वर्ग बना सकते हैं? तो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे अपन और वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे मदों की संख्या 50 है तो 1 + 3.2 लॉगरिथम 50 का मान निकालेंगे तो 1.69990 आएगा। तो 6.6 ने 6.6 आएगा तो इसको 7 वर्ग बन जाएंगे। सेकंड अगर 500 हैं तो 10 बन जाएंगे, और 5,000 हैं तो 11 बन जाएंगे, और 50,000 हैं तो 17 वर्ग बन जाएंगे। जहाँ तक संभव हो सके विषम ओल्ड नंबर वर्ग अंतराल नहीं होनी चाहिए। जो वर्ग अंतराल होंगे वो विषम संख्या में यानी ओड नंबर्स में नहीं होंगे, इवन नंबर में होंगे। तो क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। 35 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मासिक सैलरी दी हुई है। तो अपन इसको वर्ग अंतराल में देखेंगे। वेतन दे रखा है, जो सबसे न्यूनतम वेतन है 908 और अधिकतम 1917। तो अपन उसमें से अधिकतम और न्यूनतम का लेके वर्ग निकाल लेंगे तो लगभग 1062 आएंगे। तो यदि हम 200 का वर्ग अंतराल लें तो लगभग 6 जोड़े बन जाएंगे। जो 900 से 1100 का 200 का अंतराल रख लेंगे तो 900 से लेकर 2100 तक कितने जोड़े बन जाएंगे? 6 वर्ग बन जाएंगे। वही अपन देख लेंगे 900 से 1100 तक कितने व्यक्ति इनकम कर रहे हैं, यानी कितने की सैलरी 900 से 1100 के बीच है। तो 3 तो जो टेलीवार्स हैं वो 3 आ जाएगी, और कर्मचारियों की संख्या में फ्रीक्वेंसी में 3 लिख देंगे। ऐसे करके ये अपन सारणी ज्ञात कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में अपन टेबुलेशन यानी टेबल के रूप में डेटा को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना समझेंगे। थैंक यू।